नमस्ते। आज ना हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं जब इंसानों का काम सीधे सीधे धरती से जुड़ा हुआ था। और ये सिर्फ कोई नौकरी या रोजगार नहीं था, ये तो सर्वाइवल की, नए नए आइडियाज की और समाज बनाने की कहानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई इंसानियत का सबसे पहला काम था क्या? जरा सोचिए। इसका जवाब ना हमारी आज की पूरी इकोनॉमिक वर्ल्ड की नींव में छिपा है। और इसका जवाब है प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब वो सारे काम जिसमें हम सीधे नेचर से कुछ निकालते हैं, जैसे जमीन से कुछ उगाना, पानी से मछली पकड़ना, जंगलों से लकड़ी लेना या खदानों से मिनरल्स निकालना। किसी भी इकोनॉमी की ये समझिए पहली सीढ़ी होती है। और पता है, जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द है, रेड कॉलर वर्कर्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस कोई 4 दीवारों वाला कमरा नहीं होता, उनका ऑफिस होता है खुला आसमान और प्रकृति। तो चलिए सबसे पहली और सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से शुरू करते हैं, और वो है शिकार और संग्रहण, यानी हंटिंग और गैदरिंग। ये वो तरीका था जिससे हजारों लाखों साल तक हमारे पूर्वजों ने खुद को जिंदा रखा। जरा सोच कर देखिए, वो जिंदगी जब सुपरमार्केट कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि आपके चारों तरफ का जंगल हुआ करता था। लोग पूरी तरह से अपने आसपास के माहौल पर ही डिपेंडेंट थे। जानवरों का शिकार करना, खाने लायक पौधे और फल इकट्ठा करना। और हथियार भी बहुत सिंपल थे, पत्थर, लकड़ी, तीर कमान। इसमें ना भविष्य के लिए कुछ बचाने की, मतलब सरप्लस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जो मिला आज इस्तेमाल कर लिया। और कमाल की बात यह है कि जीने का ये तरीका दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में भी चला, चाहे वो उत्तरी कनाडा जैसे बर्फीले हाई लैटिट्यूड्स हों या फिर अमेज़न के घने जंगलों जैसे गर्म लो लैटिट्यूड्स। हर जगह इंसानों ने प्रकृति के साथ एडजस्ट करना सीख ही लिया था। लेकिन क्या ये सब खत्म हो गया? नहीं। मजेदार बात यह है कि गैदरिंग आज भी होती है, बस उसका रूप बदल गया है। अब ये एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गई है। लोग अब बाजार में बेचने के लिए जड़ी बूटियां, पेड़ों की छाल या नेचुरल गम जैसे चीजें इकट्ठा करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल तो ये है, क्या आपको पता है कि जो च्युइंगम हम सब चबाते हैं उसका बेस चिकल वो जापोटा पेड़ के दूध जैसे रस से बनता है ना कमाल? मतलब हजारों साल पुरानी गैदरिंग की प्रैक्टिस का एक मॉडर्न कमर्शियल रूप जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो हंटिंग गैदरिंग के बाद इंसानी कहानी में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी मोड़ आया, और वो था पशुचारण, यानी जानवरों को पालना। पर यह सिर्फ जानवरों को पालना नहीं था, ये तो इंसान और जानवरों के बीच एक बिल्कुल नई पार्टनरशिप की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, शिकार भरोसेमंद नहीं था। आज खाना मिला, कल मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। इसी अनिश्चितता ने इंसानों को एक ज्यादा स्टेबल सोर्स ढूंढने पर मजबूर किया, और जवाब मिला जानवरों को पालतू बनाने में। और यहीं से शुरू हुआ पैस्टोरलिज्म, यानी पशुचारण। इसका मतलब था जानवरों को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि कपड़ों के लिए, सामान ढोने के लिए, हर चीज के लिए पालना। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, इसने इंसानी समाज का पूरा ढांचा ही बदल के रख दिया। समय के साथ साथ पशुचारण ने 2 बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लिए। एक था पारंपरिक खानाबदोश तरीका और दूसरा था एकदम मॉडर्न और कमर्शियल। चलिए इन दोनों दुनियाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पहला रास्ता है चलवासी पशु चारण या पास्टोरल नोमैडिज्म। ये एक पारंपरिक लाइफस्टाइल है जिसमें चरवाहों की पूरी जिंदगी अपने जानवरों के आसपास ही घूमती है। वो चारे और पानी की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमन्स। इसका सीधा सा मतलब है मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे गर्मियों में पहाड़ों पर और सर्दियां आते ही वापस नीचे मैदानों में। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो अपने हिमालय में ही देखने को मिलता है। गुज्जर, बकरवाल और भोटिया समुदाय के लोग गर्मियों में अपने जानवरों के झुंड को लेकर ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं, और जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं वो सब वापस नीचे मैदानों में आ जाते हैं। प्रकृति के साथ उनका यही तालमेल है। और देखिए कितनी समझदारी की बात है, हर इलाके के चरवाहों ने उन्हीं जानवरों को पाला जो वहां के माहौल में सबसे अच्छे से रह सकते थे। सहारा के रेगिस्तान में भेड़, बकरी, ऊंट, तो तिब्बत के ठंडे पठार पर याक और लामा, और आर्कटिक की बर्फ में वहां पर बारहसिंगा। लेकिन आज ये हजारों साल पुरानी जीवन शैली मुश्किल में है,
देशों के बीच जो पॉलिटिकल बॉर्डर बन गए हैं और नई नई सेटलमेंट नीतियां आ गई हैं, उन्होंने इन चरवाहों के रास्ते और इलाके बहुत छोटे कर दिए हैं और ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहाँ इन दोनों तरीकों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है चलवासी पशुचारण, जिसका मकसद सिर्फ गुजारा करना है, ये पारंपरिक है और हमेशा गतिशील रहता है। दूसरी तरफ है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, जिसका एक ही लक्ष्य है, प्रॉफिट और एक्सपोर्ट। ये पूरी तरह से साइंटिफिक, एक जगह पे स्थिर और बहुत ज्यादा पैसे वाला काम है। ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ना, ये एक मॉडर्न बिजनेस की तरह चलता है। इसमें बड़े बड़े परमानेंट फार्म होते हैं जिन्हें रैंच कहते हैं। पैसा भी बहुत लगता है। किसी एक ही खास नस्ल के जानवर पर फोकस किया जाता है और साइंटिफिक तरीकों से उनकी ब्रीडिंग और बीमारियों का ध्यान रखा जाता है। ये सिर्फ जानवर पालना नहीं है, ये एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चलाना है। और इन रैंचों से निकलता क्या है? मेनली मांस, ऊन और खाल चमड़ा। इन सभी प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोसेस और पैक करके पूरी दुनिया के बाजारों में भेजा जाता है। और ये इंडस्ट्री कुछ खास देशों में ही ज्यादा है, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी भेड़ों और अच्छी क्वालिटी की ऊन के लिए मशहूर हैं, और अर्जेंटीना, उरुग्वे और अमेरिका जैसे देश जो बड़े पैमाने पर मवेशी पालते हैं और मांस एक्सपोर्ट करते हैं। ये देश इस बिजनेस के ग्लोबल हब बन चुके हैं। तो हमने देखा कि कैसे इंसान ने सिर्फ पेट भरने के लिए जंगल से कुछ ढूंढने से लेकर उसे फ्रीजर में पैक करके दुनिया भर में भेजने तक का एक लंबा सफर तय किया है। चलिए इस पूरी जर्नी पर एक आखिरी नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत हुई शिकार और संग्रहण से, जो सिर्फ गुजारे के लिए था। फिर एक बड़ा इनोवेशन हुआ पशुचारण के रूप में, जिसने समाज को एक तरह की स्टेबिलिटी दी। और आज हम इस मॉडर्न युग में हैं, जहां साइंटिफिक तरीकों से ग्लोबल मार्केट के लिए जानवर पाले जाते हैं। तो आज हम खेती के दो सबसे बुनियादी मकासदों से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए खेती करते हैं और कुछ पूरी दुनिया के बाजार के लिए। और आखिर में हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारों और उनकी पैदावार की एक दिलचस्प तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खेती करने के पीछे मूल रूप से सिर्फ दो ही वजह होती हैं। एक अपने परिवार का पेट पालने के लिए और दूसरी बाजार में बेचकर पैसा कमाने के लिए। और पता है, बस यही एक छोटा सा फर्क खेती की पूरी कहानी को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्वाह कृषि की। इसका मतलब, जैसा नाम से ही जाहिर है, बहुत सीधा है। जो भी उगाया वो स्थानीय तौर पर ही इस्तेमाल हो गया। मतलब किसान के परिवार ने या उसके समुदाय ने उसे खुद ही खा पी लिया। बाजार में बेचने के लिए कुछ बचता ही नहीं, या अगर बच भी गया तो बहुत ही थोड़ा। तो चलिए पहले ऐसी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां खेती का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि बस परिवार का पेट पालना है। ये खेती का सबसे पुराना और आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी रूप है। इसमें भी जो सबसे पुराना तरीका है ना, वो है आदिम निर्वाह कृषि। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम ही असल में इसके काम करने का पूरा तरीका बता देते हैं। तो सवाल यह है कि ये स्लैश एंड बर्न आखिर काम कैसे करता है? ये बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है। किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से के पेड़ पौधे काटकर उसे जला देते हैं। अब इससे जो राख बनती है वो जमीन के लिए एक तरह से नेचुरल खाद का काम करती है। उस जमीन पर 3 से 5 साल तक खेती की जाती है। फिर जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और कहीं और जाकर यही प्रोसेस दोहराते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तरीका सिर्फ किसी एक जगह का नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं और इंडोनेशिया मलेशिया में लादांग। नाम अलग अलग हैं पर तरीका बिल्कुल वही है। लेकिन देखिए, इस पुराने तरीके की अपनी कुछ मुश्किलें भी हैं, खासतौर से आज की दुनिया में। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इससे धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। और अब बढ़ती आबादी और जमीन की कमी की वजह से किसानों को उसी जमीन पर बहुत जल्दी वापस लौटना पड़ता है। इससे जमीन को दोबारा से उपजाऊ होने का पूरा टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा, अब निर्वाह कृषि का एक और रूप भी है जो इससे कहीं ज्यादा टिकाऊ और बड़े पैमाने पर होता है। इसे कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। यह तरीका आपको उन जगहों पर ज्यादा मिलेगा जहां आबादी बहुत घनी है, जैसे कि मॉनसून एशिया के देश। अब इसमें भी आप कह सकते हैं कि 2 मेन टाइप हैं। एक वो जिसमें धान यानी चावल मुख्य फसल होती है, और दूसरा वो इलाका जहां चावल के अलावा दूसरी फसलें जैसे गेहूं, जौ और सोयाबीन ज्यादा उगाई जाती हैं।
ये आपको चीन, कोरिया, जापान और भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो इस सिस्टम की पहचान क्या है? पहली बात, खेत बहुत छोटे होते हैं। दूसरी, मशीनों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। सारा काम परिवार के लोग ही मिलकर करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना ज़रूरी है। ज़मीन के छोटे से टुकड़े से फसल तो बम्पर निकलती है, मतलब प्रति एकड़ उपज बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन चूंकि उस काम में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति उपज काफ़ी कम हो जाती है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अभी तक हम जिस खेती की बात कर रहे थे वो गुजारे के लिए थी। अब हम उस दुनिया में चलेंगे जहां खेती का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, फसल को वैश्विक बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना। और इस कहानी की शुरुआत होती है बागान कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर से। यह सिस्टम ज्यादातर यूरोपीय ताकतों ने अपने औपनिवेशिक काल में शुरू किया था। इसकी पहचान क्या है? बड़े बड़े फार्म जिन पर सिर्फ एक ही कैश क्रॉप यानी नकदी फसल उगाई जाती है, काम के लिए सस्ते श्रम का इस्तेमाल होता है और लगभग सारी की सारी उपज एक्सपोर्ट यानी निर्यात कर दी जाती है। तो अगली बार जब सुबह की चाय या कॉफी पिएं तो याद रखिएगा कि ये सब इसी सिस्टम की देन है। भारत और श्रीलंका से आने वाली चाय, मलेशिया से रबर, ब्राजील से दुनिया की बेहतरीन कॉफी और वेस्ट अफ्रीका से कोको, ये सभी बागान कृषि के ही शानदार उदाहरण हैं। अब चलते हैं खेती के सबसे बड़े, सबसे विशाल पैमाने पर मशीनों के युग में। हम बात कर रहे हैं उन इलाकों की जिन्हें दुनिया की ब्रेड बास्केट यानी रोटी की टोकरियां कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का पेट भरते हैं। इसे कहते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज खेती। यहाँ खेत सैकड़ों या हजारों एकड़ में फैले होते हैं। बुआई से लेकर कटाई तक हर एक काम बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। और यहाँ पर हमें बिल्कुल उल्टा हिसाब देखने को मिलता है। प्रति एकड़ पैदावार कम होती है, लेकिन क्योंकि मशीनें सारा काम करती हैं और इंसानी मेहनत बहुत कम लगती है, इसलिए प्रति व्यक्ति उपज रिकॉर्ड तोड़ होती है। और ये विशाल खेत आखिर हैं कहाँ? ये दुनिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में फैले हुए हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वर्ल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ये नाम ही अपने आप में विशाल कृषि की पहचान बन चुके हैं। तो अब हम इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है इंसान की मेहनत और छोटी जमीन, और दूसरी तरफ है विशाल जमीन और ताकतवर मशीनें। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। गहन निर्वाह कृषि में कम जमीन से ज्यादा फसल निकलती है, इसलिए प्रति क्षेत्र उपज ज्यादा है। लेकिन ज्यादा लोग काम करते हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति उपज कम है। इसके ठीक उलट विस्तृत वाणिज्य खेती में विशाल जमीन पर मशीनें काम करती हैं, इसलिए प्रति क्षेत्र उपज भले ही कम हो, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज आसमान छूती है। बस यही है इन दोनों सिस्टम्स के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अपनी दुनिया को खिलाने और बनाने के लिए इस जमीन का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? यही सवाल हमें खेती के मॉडर्न तरीकों से लेकर धरती के सीने से निकलने वाले खनिजों तक की पूरी कहानी बताएगा। तो सबसे पहले हम जमीन के ऊपर की बात करते हैं, यानी खेती की। और आज की खेती वो पुराने जमाने वाली नहीं रही, ये बहुत एडवांस हो चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसमें सबसे पहले आता है मिक्स्ड फार्मिंग, या जिसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें फसलें और पशुपालन दोनों एक ही खेत पर साथ साथ होते हैं। सोचिए, फसल का बचा हुआ हिस्सा पशुओं का चारा बन जाता है और पशुओं का गोबर खेत के लिए खाद। एकदम एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल जैसा बन जाता। तो इस तरह की खेती में होता क्या है? इसमें गेहूं, जौ और मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और एक बहुत जरूरी चीज होती है क्रॉप रोटेशन, मतलब एक ही खेत में अलग अलग फसलें बारी बारी से उगाना, ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें पैसा भी खूब लगता है और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी काफी होता है। चलिए अब आते हैं डेयरी फार्मिंग पर। ये सिर्फ गाय भैंस पालना नहीं है, बल्कि ये दूध उत्पादन की सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट टेक्निक है, जो हमारी रोज की जरूरतें पूरी करती है। अच्छा, एक बात सोचने वाली है कि ये डेयरी फार्म्स ज्यादातर शहरों के पास ही क्यों होते हैं? सिंपल है, क्योंकि शहरों में ताजे दूध की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाहिए फास्ट ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेशन। बिना इसके तो सब बेकार है। इसी वजह से ये इंडस्ट्री यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड इलाकों में ज्यादा कामयाब है। अब आपको एक ऐसे इलाके में ले चलते हैं जहां का मौसम ही समझो खेती के लिए एक ब्लेसिंग है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र।
यहाँ की गर्म और सूखी गर्मियाँ और हल्की बारिश वाली सर्दियाँ खेती के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। और इस इलाके की पहचान इसका सुपरस्टार है विटीकल्चर। क्या है ये? सीधी सी भाषा में अंगूर की खेती। यहाँ के अंगूर इतने मशहूर हैं कि इनसे दुनिया की कुछ बेस्ट वाइन बनती हैं। अंगूर के अलावा यहाँ जैतून, अंजीर और खट्टे फल भी जबरदस्त होते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ऐसा मौसम सिर्फ मेडिटेरेनियन में नहीं है, दुनिया के दूसरे कोने जैसे कैलिफोर्निया, चिली और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल है और वैसी ही खेती होती है। अच्छा, अब आते हैं मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर पे। इसमें फोकस होता है उन कीमती चीजों पर जो जल्दी बिकती हैं, जैसे सब्जियां, फल और फूल। अब क्योंकि ये चीजें जल्दी खराब होती हैं, तो इन्हें शहरों के पास उगाया जाता है ताकि माल फटाफट मार्केट पहुंच जाए। जाहिर है इसमें पैसा और मेहनत दोनों लगते हैं। और हाँ, इसमें ग्रीन हाउसेज और स्पेशल बीजों का भी खूब इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसे बीज जो कम जगह में ज्यादा पैदावार दें। इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार शब्द है ट्रक फार्मिंग। अब इसका ये मतलब नहीं कि ट्रकों के ऊपर खेती हो रही है, नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि यहाँ सिर्फ सब्जियां उगती हैं और जैसी वो तैयार होती हैं उन्हें सीधा ट्रकों में लादकर बाजार भेज दिया जाता है ताकि वो ताज़ी रहें। तो हमने खेती के टाइप्स तो देख लिए, लेकिन ये खेत चलाता कौन है? मालिकाना हक किसका होता है? चलिए अब इस ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है कोऑपरेटिव फार्मिंग। यहाँ किसान अपनी मर्जी से ग्रुप बनाते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, लेकिन अपनी जमीन के मालिक वो खुद ही रहते हैं। डेनमार्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ है बिल्कुल उल्टा, कलेक्टिव फार्मिंग। यहाँ सब कुछ सरकार या समाज का होता है, जमीन, जानवर, सब कुछ। किसान बस एक मजदूर की तरह काम करता है, जैसा पुराने सोवियत संघ में होता था। तो अभी तक हम जमीन के ऊपर की कहानी समझ रहे थे। अब चलते हैं जमीन के नीचे, उस दुनिया में जिसने हमारी पूरी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की नींव रखी है, और वो है माइनिंग यानी खनन। और ये मत सोचिए कि माइनिंग कोई नई बात है। अरे, ये तो हजारों साल पुरानी कहानी है। कॉपर एज से लेकर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, हर दौर में धातुओं ने ही तो इंसान को तरक्की की राह दिखाई है। आज भी हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक सब कुछ खनन पर ही तो टिका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी खुदाई शुरू कर दी, नहीं, इसके लिए दो तरह की चीजें देखनी पड़ती हैं। पहले तो फिजिकल फैक्टर्स, मतलब जमीन के नीचे मिनरल है कितना, उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कितनी गहराई पर है। फिर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी क्या उसे निकालने में फायदा होगा, क्या बाजार में उसकी डिमांड है, क्या हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी और पैसा है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये खनन किया कैसे जाता है और इसका हम सब पर असर क्या पड़ता है। तो मोटे तौर पर माइनिंग के दो मेन तरीके हैं। पहला है ओपन कास्ट माइनिंग, मतलब जमीन की ऊपरी सतह को हटाकर सीधे मिनरल निकाल लेना। ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। और दूसरा है शाफ्ट माइनिंग। ये तब होता है जब मिनरल बहुत गहराई में हो। इसके लिए गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। जहरीली गैस, आग, बाढ़, सुरंग धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। देखिए, माइनिंग का असर ग्लोबल है। कई डेवलपिंग देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही खनिजों पर चलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, पर्यावरण को नुकसान, प्रदूषण और सबसे बढ़कर खदान में काम करने वाले मजदूरों की जान का जोखिम। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। तो ये थी कहानी कि हम जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऊपर खेती के लिए और नीचे खनन के लिए। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर ये आपको वाकई फायदेमंद लगा तो ई पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, आपका एक शेयर शायद किसी और स्टूडेंट की बहुत मदद कर सकता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है।